सुप्रभात बच्चों। आज हम शहर से स्वीकारा है कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। कवि परिचय। कवि का जीवन परिचय। एक कवि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में करने के बाद राजनांद गांव में के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया था इन्होंने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनके कविता संग्रह हैं। कथा साहित्य काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी इनके कहानियां हैं। इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी। भारत इतिहास और संस्कृति व मुक्ति वो ये भी इन्होंने भारत इतिहास और संस्कृति भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शहर से स्वीकारा है कविता में कवि के द्वारा कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है कवि के द्वारा। स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। प्रेमालंबन अर्थात प्रियजन पर यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की चाह उत्पन्न करती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतः भूल जाना चाहता है। वस्तुतः विस्मृति की चाह भी स्मृति का ही रूप है। यह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधलके से अछूती नहीं है। प्रिय की याद किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है, परंतु कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता की परछाई मानता है। इस परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करता है। दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, मिलन विछोह को समान भाव से स्वीकार करता है। प्रिय के सामने न होने पर भी उसके आसपास होने का एहसास बना रहता है कवि के मन में। भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करती हैं। स्नेह में थोड़ी निस्संगता भी जरूरी है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। वह यहाँ कोई भी हो सकता है, दिवंगत माँ, प्रिय या अन्य। कबीर के राम की तरह, वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति की तरह यह प्रेम सर्वव्यापी होना चाहता है। कविता की बात करते हैं। शहर से स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा, तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, एक गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। दृढ़ता यह भीतर की सरता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, सब बेदर तुम्हारा है। कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं सुखी से खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको माँ या प्रिया या परम सत्ता अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। और कवि की प्रेरणा कौन है? उनकी माँ या प्रिया या परम सत्ता यानी परमात्मा हो सकते हैं। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको देता है। कवि आगे कहते हैं कि भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन
को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। इसमें की बात करें, कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। दिल में क्या झरना है मैं प्रश्न अलंकार है, और जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है मैं विरोधाभास है। मीठे पानी का सोता है मैं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। आगे कविता देखते हैं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है, वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय को भूलने का दंड दे, वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है, वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिया प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आगे जो कविता में बात कही है कवि ने कि वह किस तरह से क्या चाहता है, सहर्ष स्वीकार है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने पर वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके ना होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने स्वाभाविक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है यह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। कवि का हर्ष विषाद, उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है, कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। धन्यवाद।